मिर्जा गालिब का एक शेर है, खत और एक लिख रखूं कासिद के आते आते, मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। तो वो जो कल जवाब मांगा था तरक्याती फंड्स के हवाले से हुकूमत से, वो तो मालूम था कि आएगा और वही जवाब आ गया कि किसी को फंड्स नहीं दिए गए और ये क्या खबर गलत थी। वो जवाब अटॉर्नी जनरल ने पढ़कर सुना दिया। अब हम इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि इसके अलावा, इससे हटकर इस केस में आज क्या हुआ, कौन कौन एक्सपोज हुआ, जस्टिस काजी फैज ईसा के व्हाट्सएप पे उन्हें क्या मैसेज मिला, और अटॉर्नी जनरल ने काजी फैज ईसा का मोबाइल फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगने की बात कोर्ट से हटकर मीडिया से क्यों की, और इस केस का इख्तिताम किस नाखुशगवार तरीके से हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे आज आपके सामने। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी गुलाम नबी साहब, जिन्होंने ये केस बड़ी तफसील से देखा। गुलाम नबी साहब, हमने देखा कि वो जवाब तो आ गया, लेकिन उस जवाब के आने से पहले, उसको पढ़ने से पहले उमर अता बंदियाल साहब ने अपने एक गुस्से का इजहार किया। वो गालिबन इस वाले से था कि कल गुज़िश्ता रोज़ ऑर्डर में वज़ीर आज़म का नाम क्यों शामिल करवाया गया। ये इसके तो उसकी तफसील बताएं कि क्यों बंदियाल साहब को ये एतराज़ हुआ, इस पर क्या बेसिक एतराज़ क्या था? जी, बेसिकली वो उनका एतराज़ ये था कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन हासिल है, तो जब उनको प्रोटेक्शन, तो हमसे एक इलीगल आर्डर क्यों करवाया जा रहा है। और अटॉर्नी जनरल को क्या कि कल आपने ये नुक्ता उठाया क्यों नहीं किया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन हासिल है और उनको जो है ना उनसे जो जवाब मांगना है उस पर इतराज़ किया। उस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो बताएं कहाँ पर जो है ना वो प्रोटेक्शन है। और उन्होंने कहा कि अगर आपने तरदीद जो आपने कहा तो मामला ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आप इतराज़ कर रहे हैं तो बताएं कहाँ जो है ना वो प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन तो उनके जो इक़दामात हैं, उनकी सियासत को तो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक नामालूम ज़रा से व्हाट्सएप आया जिसमें NA-65 में जो PWD के जो वफाकी फंड है उससे जो इलेक्शन के दौरान जो तरक्याती काम हुए हैं, तो अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है, और क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन चीज़ों को जो है ना वो देखता और उस पर जो है ना उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आपकी शिकायत है, हम इसको शिकायत का जायज़ा लेंगे, देखेंगे उसको। तो उसने कहा ये शिकायत नहीं है, मैं आपको एक चीज़ आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्होंने कहा हम दुश्मन नहीं है, हम कहते हैं कि जो कुछ भी हो वो आइन के नीचे हो, वो आइन के मुताबिक हो। लेकिन उसमें जब बात और ज़्यादा हो रही थी, जो चीज़ जैसे साहब ने कहा, चूँकि जज साहब और प्राइम मिनिस्टर जो है ना पार्टी है एक केस में, हम इसको डिस्पोज अप करते हैं। तो और उसमें जस्टिस काजी फैज ईसा ने वो जो प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ के साथ जो हुआ था, तो कल जो है ना वो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर किया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज अप कर दिया। होना तो ये चाहिए कि बाकी कुछ जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, उन जजमेंट्स को जो है ना वो करके उसको जो है ना फैसला आना चाहिए, ताकि एक ही जो है ना वो प्रेसिडेंट मौजूद हो और वो जो एक गुफ्तादी फैसलों का जहाँ पर जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो हमने देखा था कि वो जो MDPTV वाला केस था, उसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को आपको याद होगा कि किस तरह उनसे जवाब मांगा था। तो उस वक्त भी वो भी प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में गलत थे आते आर्डर्स दिए थे। तो अगर यही प्रोटेक्शन प्राइम ने तो उनको भी हासिल था। तो एनी हाउ ये केस अब डिस्पोज अप हो गया। ये तो कल नजर आ गया था बेंच की कंपोजिशन में, 5 में से 4 बेंच एक तरफ से और जस्टिस काजी फैज ईसा इसको बड़ी वेमेंटली एड्रेस कर रहे थे। अपना आपको गुलाम साहब काम है और जल्दी आप जाना हैं, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करता हूँ नाज़रीन के लिए। तो बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। नाज़रीन, केस का जब आगाज़ हुआ और ये जवाब सामने आ गया वज़ीर आज़म का, तो लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने
अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये कहा कि वज़ीर आज़म को एक प्रोटेक्शन हासिल है। आपने गुज़िश्ता रोज़ जब ये ऑर्डर में शामिल किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म भी इस पर दस्तखत करें, तो ये एतराज़ क्यों नहीं किया कि वज़ीर आज़म का नाम ऑर्डर में शामिल ना किया जाए? हमसे आप इलीगल काम क्यों करवा रहे हैं? जस्टिस उमर अता बंदियान कह तो रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब को, लेकिन उनका मुखातिब थे जस्टिस काजी फैज ईसा, जिनकी रिक्वेस्ट पर ये नाम शामिल किया गया था। जब वो बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये जवाब जो है वो रिप्लाई ये पढ़कर सुनाए। अटॉर्नी जनरल ने वो रिप्लाई पढ़कर सुनाना शुरू किया, जिसमें ये वजाहत की गई थी कि किसी हल्के ने या किसी भी MNA या MPA को कोई फंड्स नहीं दिए गए और ये खबर दुरुस्त नहीं है, इस पर दस्तखत नहीं है वज़ीर आज़म के। तो इस मौका पर ने अपनी फाइलों में से एक डॉक्यूमेंट निकाल के दिया और कहा कि मुझे ये व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है, हो सकता है ये व्हाट्सएप मैसेज फेक हो, गलत हो, इसकी बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किस हद तक दुरुस्त है। उसकी कापी उन्होंने जजेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी दी और अटॉर्नी जनरल को भी दी, और ये कहा कि इस मैसेज में ये कहा गया है कि उसमें PWD ने तरक्याती काम करवाए हैं, इलेक्शन से जस्ट पहले सड़कें बनी हैं और फंड्स खर्च हुए हैं, और इस किस्म की और भी शिकायत मौजूद हैं। तो क्या ये तरक्याती काम होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? और क्या ये तमाम मामला आइन के मुताबिक चल रहे हैं? क्या ये जवाब इस सारी सूरत हाल से मुताबिकत रखता है? जिस पर अटॉर्नी जनरल कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अब आपकी कंप्लेंट है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जस्टिस काजी फैज ने कहा कि ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन है जो व्हाट्सएप आया है वो सामने रख रहा हूँ, और आप बताएं मुझे कि क्या ये इस जवाब से मुताबिकत रखता है? क्या वज़ीर आज़म साहब को इस किस्म के बयान देने चाहिए कि 5 साल की मुद्दत बहुत कम है, पता ही नहीं चलता, ख़त्म हो जाती है? अगर उन्हें मुद्दत कम लग रही है तो वो जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन से रुजू करें और कोई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप बनता है वो लें, बजाय इसके कि वो इस किस्म के गैर आइनी बयान दे रहे हैं। या सूरत हाल थोड़ी सी टेंस हुई, तमाम जजेस की एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे और उन्हें ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आ रही थी जो जस्टिस काजी फैज साहब अटॉर्नी जनरल से कर रहे थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि केस में जस्टिस काजी फैज वज़ीर आज़म के खिलाफ एक पार्टी है तो हम इस मामले को लेकर नहीं चल सकते, लिहाजा ये जो जवाब आया है इसको तस्लीम करते हुए मामला डिस्पोज ऑफ करते हैं। बहुत उजरत में ये सारा मामला ही 2 दिन में डिस्पोज ऑफ करके ख़त्म कर दिया गया और ये केस ख़त्म हो गया, बेंच उठ के चला गया। जिसके बाद सदारती रेफरेंस की समाअत शुरू हुई और उसमें आज फिर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जारी रखे और ये साबित करने की कोशिश की कि सेनेट का इलेक्शन इनके आर्टिकल 226 के जुमरे में नहीं आता, लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है ये उस फैसले के तनाजुर में जो 3 रुकनी बेंच का फैसला बल्दियाती इंतखाबात के वाले से है। लेकिन उसके बावजूद आपसे ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि अगर आप ये राय देते हैं कि 226 के तहत ही आता है तो फिर इलेक्शन खुफिया होगा, बसूरत दीगर कोई ना कोई ओपन बैलेटिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वो 15 मिनट 20 मिनट की आर्गूमेंट अटॉर्नी जनरल मंडे के रोज़ मजीद देंगे, जिसके बाद एडवोकेट जनरल जो हम आएंगे वो तो यही आर्गूमेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे। एडवोकेट जनरल सिंध अपने दलाइल देंगे और उसके बाद रजा रबानी गालिबन अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, जिनका मौक़िफ़ यह है कि ओपन बैलेट से इलेक्शन आम लेजिस्लेशन के जरिए नहीं हो सकते। ये इनके आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन है। अगर कोई तरमीम करनी है ओपन बैलेट की तो फिर आइन में तरमीम करना लाजमी होगी। नाज़रीन, जो भी अपडेट होगी मंडे को हम आपको उससे फिर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तानी उससे अल्लाह हाफ़िज़।